स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्र, हम हिंदी में धोरण 7 में हिंदी पढ़ रहे थे और 2 पाठ हमने देखे। 2 पाठ में पहली जो काव्य थी बेटी, तो बेटी काव्य की जो विशेषता दिखाई गई है उस आधार पर निबंध लेखन आएगा। क्या आएगा? निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में बेटी समाज के लिए कितनी उपयोगी है और बेटी क्या कुछ कर सकती है। तो बेटी के इस समाज में क्या अहमियत है यह दिखाने के लिए इस पाठ के आधार पर दहेज एक दूषण वह निबंध दिया गया है। आप जानते हैं कि अब परीक्षा आने वाली है जाने वाली परीक्षा में विद्यार्थी मित्रों बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। हर बार आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम होगा और बड़े प्रश्न ज़्यादा होंगे। तो बड़े प्रश्न की तैयारी अच्छी तरह करना। 2 पाठ चलाए गए हैं, 2 पाठ बाकी है। 1 से 4 पाठ का अभ्यासक्रम होगा। 1 से 4 पाठ का हिंदी में अभ्यासक्रम होगा। तो उस आधार पर समानार्थी, विरुद्धार्थी और मुहावरों के अर्थ और वचन बदलिए और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की विशेष जानकारी। तो वो तीसरा और चौथा पाठ हम जब पढ़ेंगे तब काल की बातें यानी कि व्याकरण की थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन आज हमें दहेज एक दूषण और मेरा देश महान चौथे पाठ के आधार पर यहाँ मेरा देश महान जो काव्य है पांचवा, उस पांचवें काव्य धरती की शान और देश की महानता का जो पत्र दिया गया है चौथे में, वो पत्र की चर्चा हम उस पाठ के आधार पर करेंगे। देश के नाम संदेश चौथा पाठ है और तीसरा सच्चा हीरा और देश के नाम संदेश अब हम सोमवार से वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। और यह 2 निबंध जो आते हैं परीक्षा में पूछे जाएंगे, दहेज एक दूषण और मेरा देश महान। तो इस दोनों की चर्चा आज हमें करनी है। तो दहेज एक दूषण, दहेज क्या है? भारतीय समाज में दहेज को दूषण माना गया है। दहेज ऐसी जो चीज है जो जब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तब वह जो माँ बाप, दोनों माँ बाप होते हैं, वह दहेज की बातें करते हैं और वह क्या आपकी लड़की को क्या देंगे, तो वह बोलते हैं कि हम यह देंगे या ये देंगे। तो यह प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है, उसका विरोध भी हुआ है। उसका जो दहेज को दूषण भी माना गया है। क्यों? तो दहेज के कारण कई घरों में जो परिस्थितियाँ नहीं थी उस घरों में लड़कियों ने अपनी जान भी दे दी है। वह अपनी जान भी दे देती थी। क्यों? कि माँ बाप को उनका भार सहन न करना पड़े। तो बच्चों आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में बहुत ही लड़कियों को कष्ट दिया जाता है। कष्ट यानी पहले दूध पीती करने का रिवाज था। तो लड़की जब जन्म लेती थी तब उसे दूध के यानी कि गर्म ऐसे पानी में डुबोया जाता था, उसे दूध पीती करने का रिवाज कहते थे। तो इस तरह लड़कियां जब पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था। क्यों? कि उसे दहेज देना पड़ेगा,
कैसे कि दिक्कत आएगी माँ बाप को। तो इस तरह की जो डर था, यानी वह लड़कों को ही महत्व देते थे, लड़कियों को महत्व नहीं देते थे। लेकिन आज का जमाना आप देख रहे हैं कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है। तो यहाँ इस जो निबंध में हमें यही दिखाना है कि दहेज को दूषण क्यों माना जाए। तो दहेज एक ऐसी प्रथा है जो समाज को और सामाजिक प्रश्नों को जो आप देखते हैं कि बहुत ही कष्ट होता है। समाज में लोगों आज भी लड़कियों को कुछ न कुछ देने को उत्सुक होते हैं। माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि मेरी जो लड़की है उसे कोई दुख न रहे, तो वह भेंट के रूप में क्या देते हैं, कुछ न कुछ भेंट देते हैं। भेंट देते हैं यानी भेंट या दहेज ही माना जाता है। तो जो लोग नहीं देते तो वो उसकी जो सास होती है लड़की की, वो सास और ससुर और सब लोग उसे बहुत ही दबदबा उस पर करते हैं, उसको दबाव डालते हैं। तो तेरे घर से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया, अब क्या तू अच्छी तरह नहीं रखते, ऐसा करते थे। लेकिन आज दुनिया बदल गई, दुनिया समझने लगी है और अब ऐसे किस्से कम बनते हैं, ऐसे किस्से कम हो गए हैं। लेकिन पहले के ज़माने के आधार पर लड़कियों को बहुत ही दुख पड़ता था और इसलिए यहाँ कहा गया कि भारतीय समाज में, मैं आज आपको यह पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपको यह नोट में लिखना है। भारतीय समाज में दहेज प्रथा सबसे बड़ी अभिशाप है। शब्द स्त्रोत लगता है किसी नई नवेली दुल्हन को फांसी पर टांगने की तैयारियां हो रही है। यदि दहेज पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में नैतिकता अवश्य हो जाएगी। दहेज का आरंभ प्राचीन काल में माता पिता द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई भेंट के स्वरूप में हुआ था। विवाह के समय कन्या को खाली हाथ घर न जाना पड़े, इसलिए वह गृहस्थी के आधार पर उसे कुछ न कुछ भेंट दी जाती थी। माता पिता पुत्री को वस्त्र, आभूषण तथा अन्य चीज वस्तुओं भेंट के स्वरूप में देते थे। धीरे धीरे दहेज प्रथा प्रसन्नता के स्थान पर अभियान बन गई। इस कारण वही बना पर घर में शौक छाने लगा, उसे बोझ समान लगने लगा, स्त्री को बोझ मानने लगे। परिणाम यह हुआ कि सुंदर और सुशील कन्या को भी किसी न किसी तरह उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ते। आज कन्या की श्रेष्ठता उसके समाचार तथा सौंदर्य से नहीं, बल्कि दहेज न लाने के कारण डांट सुननी सास ससुर की पड़ती है। मैं नर्क का जीवन जीना पड़ता है। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी दहेज लाने के कारण मारपीट की घटनाएं भी बनती है और आत्मा को लिए विशेष रूप से उसे टटोला जाता है। इस तरह जन्म से ही दहेज की जो लालसा है वह लगी रहती है। पुत्र को बहुत विशेषता दी जाती है घर में, वो लॉटरी माना जाता है कि माँ बाप के घर की लॉटरी आ गई। दहेज का मुख्य कारण है समाज में नारी को हीन समझना और डर के लिए दहेज को देना, इस तरह सौदेबाजी करना
था। भरपूर दहेज न मिलने पर लड़कियों को मार भी डालते थे। इस तरह की भयंकर घटना भी हो रही थी। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। सन 1961 में दहेज विरोधी को कानून माना गया। उसका प्रभाव कम पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगा और इसका प्रभाव कानून द्वारा हर लोग चेतना और जागरूक से बढ़ गए। भयंकर दूषण को दूर करने के लिए आर्थिक स्थितियां बनाने का प्रयास करना चाहिए और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा होनी चाहिए। इस तरह दहेज को हमें, जो दहेज प्रथा है उस दहेज प्रथा को हमें दूर करना चाहिए। इस जो पिता को पूरा करने की जो चाह होती है कि लड़की को कुछ देना चाहिए, वह चाह हमें कम करनी चाहिए। उसे अपने पैरों पर खड़े होकर उसे कुछ कर दिखाने की भावना ऐसी पैदा करनी चाहिए। हमें यह दहेज के दूषण को दूर करना चाहिए और यह कोशिश करते रहना चाहिए। यह इस तरह का दहेज एक दूषण जो निबंध है वह दिया गया है। और दूसरा निबंध है मेरा देश महान। आप तो जानते ही है कि हमारा देश महान है। तो महान क्यों है? क्योंकि हमारे देश में भारत मेरा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम पर से भारत नाम वीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। भरत नाम के वीर और प्रतापी राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम से यह देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हम दूसरे नाम से हिंदुस्तान से भी जानते हैं। इस तरह भारत एक विशाल देश है। दूसरे हम जानते हैं कि उसकी क्या विशेषता है। तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से भरा हुआ है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा आदि नदियों से भरा हुआ हमारा देश है। दिल्ली भारत की राजधानी माना गया है। एक बड़ा शहर भी है। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद यह भारत के बड़े बड़े शहर है। भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता इलोरा की गुफा, दक्षिण के मंदिर आदि दर्शनीय है। भारत के विविध राज्यों की भाषा, वेशभूषा और विधि रिवाज अलग अलग है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि धर्म के लोग रहते हैं। यह सभी लोग हिल मिलकर रहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत कृषि प्रधान देश है। वह प्रतिशत 70% वह खेती करते हैं। यह राम, कृष्ण और महावीर और महात्मा जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि है। हमें ये भूमि भी कहते हैं। मेरा देश भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है। इस तरह हम निबंध लिख सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमें क्या याद रखना है। तो आप जानते हैं कि इस आधार पर हमारे देश में भारत नाम कैसे पड़ा। दूसरा, तो भारत की क्या विशेषता है, हमारे भारत देश में क्या क्या है। तो उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर जैसे समुद्र पाए गए हैं। और कई नदियाँ गंगा, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी और कावेरी जैसी कई बड़ी नदियाँ भी हमें प्राप्त है। इससे हमारा देश हरा भरा है। हम खेती अच्छी तरह कर सकते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी माना गया है। हमारे देश में ऐसे कई स्थल है, कई शहर है। शहरों की बात कही गई है। मुंबई, मद्रास, कोलकाता,
चेन्नई यानी मद्रास, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता भारत के बड़े बड़े शहर माने हैं। उस शहर की क्या विशेषता है? तो दिल्ली का ताजमहल, कुतुब मीनार, दूसरे हम जाने तो अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण के मंदिर जो है वह भी दर्शनीय है, वह एक उसकी एक विशेषता है। और भारत एक विविध राज्यों की में भाषा वेशभूषा, तो उसकी विशेषता और भी क्या है? तो भाई हर व्यक्ति हर भाषा वेशभूषा अलग है, फिर भी एक होकर रहता है, तो एकता के लिए महान माना गया है। भारत कृषि प्रधान देश है और यह 70% यहाँ खेती होती है। इस तरह यहाँ महान नेता भी हो गए और राम और कृष्ण जैसे भगवान भी इस धरती पर अवतरित हुए। तो राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे महावीर जैसे भगवान भी हमारी धरती पर आ गुजरे हैं। और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेता भी हमारी जन्मभूमि में जन्म लिए हैं। हमें यह भूमि को इस तरह महान बनाया है, इसलिए मेरा देश मुझे प्राणों से भी प्यारा है। 2 बार मैंने चर्चा की है, आपको अब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको आपकी तरह नोट में यह निबंध लिखना है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो यह वीडियो देख लेना और नोट में आप अपनी तरफ से अच्छी तरह यह निबंध लिख लेना। मैंने यह चर्चा कर दी है, परीक्षा में यह निबंध पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और प्रश्न की चर्चा करें तो बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार जो भी परीक्षा होगी उसमें बड़े प्रश्न, थोड़ा सा ही छोटा यानी व्याकरण पूछा जाएगा और निबंध भी पूछे जाएंगे। तो यह 2 निबंध हमारे जनवरी के कोर्स में आ रहे हैं दिसंबर तक। तो यह 4 पार्ट में 2 निबंध थे, वह मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इसलिए आपको अब तैयारी अपनी तरह से करनी है। जय श्री स्वामी नारायण।